नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको फिर से एक हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करें हैं रेलवे की सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स की आपको आदित्य रंजन सर का जो बुक निकली है आपको चैप्टर वाइज आपको वन लाइन क्वेश्चन के साथ मिलेगी। इसी आदित्य रंजन सर बुक को हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको A to Z पढ़ के सुनाएंगे अच्छी से आप, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट की कन्फ्यूजन रहती है कि क्योंकि खुद से पढ़ने में और कोई पढ़ा रहा है वो सुन के पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो दोस्तों रेलवे की जो सामान्य विज्ञान है जिसमें भौतिक भी हम देखेंगे यानी कि आपको फिजिक्स के बारे में भी बताएंगे, इसके बाद आपको साइंस रसायन शास्त्र, इसके बाद जीव विज्ञान यानी कि इसमें देख सकते 5000 प्लस चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, वन लाइनर मैथ्स क्वेश्चन है जो पूर्वोत्तर रेलवे परीक्षा में पूरी जगह कवरेज है और तथ्यकथ संक्षिप्त परीक्षा में दिया गया यूजफुल, यानी कि आपको आप तैयारी एलपी के कर रहे हैं, टेक्नीशियन के कर रहे हैं, एनटीपीसी कर रहे हैं, ग्रुप डी कर रहे हैं, आरपीएफ कर रहे हैं, एसआई कांस्टेबल या जेई कर रहे हैं, अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए है। आदित्य रंजन सर का है, ये सिलेक्टेड है और सिलेक्शन दिलाएंगे। ऐसे इनके जो हमेशा श्लोक सुनते ही होंगे आप, जिसमें विज्ञान के बारे में आपको सारा जानकारी आपको हम बताएंगे, यानी कि रेलवे के सामान्य विज्ञान के बारे में जो भी इसमें बताया गया सर के द्वारा, जो भी लिखा गया वो सारे चैप्टर वाइज में दिया गया, जिसमें सर के बुक आप लोग ने लिए होंगे तो पढ़े होंगे। दोस्तों पढ़े हैं तो एक बार ज़रूर आप ये इसको वीडियो को देखिएगा और हम रोज़ इस वीडियो लाएंगे क्योंकि सर की टारगेट है इस बुक को बनाया है तो वो 26 दिन में इस बुक को ख़त्म कर। उसी तरह मैं भी इसको आपको 26 वीडियो बनाऊंगा, 26 दिन में ख़त्म करूंगा और पूरा A to Z बताऊंगा जो भी जानकारी होगी सारा। सबसे पहले हम फिजिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं, तो विषय सूची देख सकते हैं फिजिक्स का। यहाँ देख सकते हैं आपको चैप्टर 1 मिलेगी, मात्रक, बीमा एवं गति के नियम रहेगी, जिसमें अध्याय की अवधारणा होगी, अभ्यास रहेगी, उत्तरमाला होगी, संकेतिक हल रहेगा। टोटल आपको 6 पेज में रहेगी पहला दिन, यानी कि एक दिन में ये ख़त्म करना है। तो इसी तरह से हम सारे वो देखेंगे। तो सबसे पहले ये हम फिजिक्स ख़त्म करेंगे। फिजिक्स को ख़त्म करने में टोटल आपको 10 दिन लग जाएगा, यानी कि 10 दिन में फिजिक्स आपकी ख़त्म हो जाएगी। 10 दिन में तो फिजिक्स ख़त्म होगी। उसके बाद हम अगला केमिस्ट्री चालू करेंगे और केमिस्ट्री 11वें दिन से चलेगी। उसी तरह केमिस्ट्री के भी देख सकते हैं सारा चीज़ दिया गया है और केमिस्ट्री आपको टोटल 17वें दिन तक ले केमिस्ट्री खत्म, यानी कि 10 दिन वो 7 दिन में अब केमिस्ट्री खत्म। इसके बाद बायोलॉजी आएगी। इसके बाद बायोलॉजी देख सकते हैं, बायोलॉजी में टोटल 18वें दिन से बायोलॉजी आपको शुरू हो जाएगी और इसमें टोटल चैप्टर वाइज अच्छा सा क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए दिया गया और ये टोटल 26 दिन में देख सकते हैं। यहाँ टोटल 26 दिन में ये पूरी जो बुक है ये आदित्य रंजन सर की रेलवे सामान्य विज्ञान है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि अच्छे से रिविजन जो भी कैंडिडेट पढ़े हुए हैं वो एक बार देखेंगे तो उसको अच्छे से याद हो जाएगा। बाकी जो कैंडिडेट नए हैं वो अच्छे से देखेंगे, एक दो बार रिवाइज करेंगे। और आदित्य रंजन सर की अलग अलग बुक आती है, जैसे मैथ सीजीएल वॉरियर देख सकते हैं, इसका सीपीयू वॉरियर, जीडी वॉरियर, इसके बाद सारे आरपीएफ, इसी तरह के सारे बुक आते हैं जो कि आपको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। तो पहला चैप्टर है मात्रा एवं बीमा की गति के नियम, इस चैप्टर को पूरी बात पढ़ेंगे। इसके बाद जो भी है सारी जानकारी देखेंगे। तो आइए इस चैप्टर को हम शुरू कर लेते हैं और सारी जानकारी आपको A to Z हम बताते हैं। तो सबसे पहले हमारी जो चैप्टर में है वो देख सकते हैं, यहाँ चैप्टर 1 है, अध्याय 1 है। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। मात्रा, बीमा और गति के नियम, यानी कि दूरी के माप। इससे क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, अगर फिजिक्स से आए तो एक क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अब कोई ऐसी बातें नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लोग पढ़ाई करेंगे और इसके बारे में सारा जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें देखिए, किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल पथ की लंबाई क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। इसके बाद निश्चित बिंदुओं द्वारा बिंदुओं के बीच की दूरी लंबाई होती है। इसके बाद बड़ी दूरियों को मापने के प्रयोग में किए जाने वाली इकाई का गुणज होती है, यानी कि बड़ी दूरी को मापने के लिए व्यय में इकाई किया जाता है, उसे SI मात्रक गुणज होती है। उदाहरण के ले सकते हैं डेका, हेक्टो और किलो। छोटी दूरी मापने के प्रयोग की जाने वाली SI इकाई को उपगुणक कहते हैं। उदाहरण तक मिली, सेंटी, डेसी, इस हिसाब से सारा कुछ दिया गया है। नीचे में आपको ये पिंक कलर में है जो कि देख सकते हैं। 10 विभिन्न घातों के पूर्वोत्तर संकेत है, जैसे कि एक्सा, इसका जो शॉर्टकट नाम हो ई है, जिसे 10⁻18 होती है। पेटा, P 10⁻15, टेरा, T 10⁻12, गीगा, G 10⁻9, मेगा, M 10⁻6, किलो, K 10⁻3, हेक्टो, H 10⁻2, डेका, DA 10⁻1, डेसी, D 10⁻−1। तो एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर की ये क्वेश्चन आ जाती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। तो दोस्तों आराम से आप देखिएगा, 1-2 बार देखिएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद सेंटी को C से सूचित करते हैं और 10⁻²। मिली आपको M से होता है जिसको 10⁻−3। माइक्रो
माइक्रो के सिंबल ये है 10⁻6 -6, नैनो N 10⁻⁹, पिको P 10⁻⁻12, फिक्टो F 10⁻⁻15, एटो A 10⁻⁻18। दोस्तों इसी तरफ से आप आगे हम देख लेते तो खगोलीय दूरी यानी कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है दोस्तों, बहुत VVI क्वेश्चन है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 10⁻15 मीटर। ये क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में आप देखने को मिलेगा। एक प्रकाश वर्ष 9.467 10⁻15, ये आप याद रखिएगा। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है, जिसे हम खगोलीय इकाई से मापते हैं। एक खगोलीय इकाई बराबर होता है 1.496 × 10⁻11 होता है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पास्कल है। ये क्वेश्चन तो आपको सबको पता है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पास्कल है। एक पास्कल बराबर 3.086 × 10⁻16, यानी कि प्रकाश वर्ष में दे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होती है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं लंबाई और प्रयोक्ता की मात्रा। लंबाई या प्रयोक्ता की मात्रा की बात कर ले तो 1 फीमो या फेटोमीटर बराबर 10⁻⁻15 होता है। 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 होता है। यानी कि जो इंपॉर्टेंट होता है ना, ये यहाँ दिया गया है। 1 एंगस्ट्रॉन बराबर 10⁻⁻10 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁻6 या 0.001 mm होती है। ये सब होती है। इसके बाद देखिए भौतिक राशि की पूछी जाती है। भौतिक राशि से अच्छा खासा क्वेश्चन आते रहते हैं। भौतिक राशि से यानी किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को मापक कहते हैं। भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा भौतिक मात्रा कहलाती है। उदाहरण तक लंबाई, द्रव्यमान और समय। लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए जिस मुख्य 3 इकाई का प्रयोग किया जाता है वो है MKS, इसके बाद CGS, FPS। ये सब जो है यानी कि CGS MKS सिस्टम द्वारा मापा जाता है, जो कि मीट्रिक सिस्टम है। और FPS जो है वो है ब्रिटिश प्रणाली सिस्टम है। ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यानी कि FPS क्या है, कभी कल ये आपको पूछ दिया जाएगा FPS क्या है। इसके बाद CGS MKS क्या है। तो दोस्तों CGS MKS मीट्रिक सिस्टम है, ये याद रखिएगा। FPS प्रणाली जो ब्रिटिश प्रणाली द्वारा, MKS प्रणाली स्टैंड नेशनल है, यानी कि ऐसा मात्रक से मापा जाता है, ज़्यादातर इसी का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इसके बारे में देखें तो देख सकते हैं CGS यानी कि C के मतलब सेंटीमीटर, G के मतलब ग्राम, S के मतलब सेकेंड हो गए। MKS मतलब M से मीटर, K से किलोग्राम और S से आपकी सेकेंड हो गए। FPS की फुल फॉर्म देख ले यहाँ तो P से फुट या F से फुट हो गया, P से पाउंड हो गया, S से सेकेंड हो गया। लंबाई, द्रव्यमान, समय को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले माप को कहा जाता है मौलिक माप का आधार कहा जाता है। मौलिक इकाई कितनी होती है तो 7 होती है। मौलिक इकाई कितनी होती है तो 7 होती है। अब मौलिक इकाई 7 होती है तो 7 मौलिक इकाई के बारे में देख लेते हैं। तो देख सकते मौलिक मात्रा है, यानी कि मूल मात्रक है। तो यहाँ देख सकते लंबाई को मीटर में नापा जाता है, संकेत M है, भीमा इसकी L है। द्रव्यमान है जिसका kg में नापा जाता है, संकेत kg है, M से भीमा इसकी। समय का सेकेंड, संकेत S T से सूचित किया जाता है। तापमान को केल्विन में K से सूचित किया जाता है और बीमा K हो गया। धारा को आपको एम्पियर A से सूचित किया जाता है, इसका बीमा भी A होता है। ज्योति तीव्रता का कैंडेला CD और इसका बीमा C होता है। पदार्थ मात्रा का मोल MOL मोल और N से इसको सूचित किया, यानी कि माप को 2 पूर्वक इकाई भी है। माप के 2 पूरक इकाई भी है। तो देख सकते कौन कौन 2 पूरक इकाई है। तो नाम यहाँ देख सकते हैं, सरल कोण, ठोस कोण। सरल कोण रेडियन है, जो को RAD होता है, स्टेडियम यानी कि SR होता है। तो दोस्तों इसी तरह मैंने फर्स्ट पेज ख़त्म किया आप लोगों के साथ। अब दूसरे पेज देख लेते हैं। दूसरे पेज जो मात्रक यानी कि SI यूनिट के बारे में दिया गया। मात्रक SI यूनिट दिया है, फिर वह मात्रक जो किसी स्थान पर किसी के द्वारा मापा गया होता है उसे मात्रक कहते हैं, यानी कि SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट ये पूछा जाता है एग्जाम में। आपने अगर एग्जाम दिया होगा, कोई भी एग्जाम SSC हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम दिया तो इससे क्वेश्चन आपको एक न एक रहता है मात्रक बीमा से। यहाँ नाम है, यहाँ मात्रक या बीमा। जैसे क्षेत्रफल का M² L², आयतन का MQ LQ, चाल का मात्रक MS इन्वर्स और LT इन्वर्स है। वेग का MS इन्वर्स और LT1 है।
त्वरण का बात करें तो ms-2 LT-2, बल का n हो गया और ml t² हो गया। संवेग का बात करें तो ns इसकी मात्रा हो गया, ml t−1 t² हो गया, t1 हो गया सॉरी दोस्तों। आवेग का kgs s−1 ml t1। इसी तरह आगे हम देख लेते हैं इसका। इसी तरह आप सारे देख लीजिए, सारे को मैं बता देता हूँ एक बार। आवेग का देख सकते हैं ml t-1 kgs सेकेंड में। दाब का देख सकते हैं kgs -1 -2 है, ml इनवर्स t² है। पृष्ठ तनाव का kgs -2 ml नॉट t इनवर्स t⁻²है। घनत्व का देख सकते हैं kgs m3 है, ml -3 t नॉट है। कोणीय वेग का ms -1 m नॉट l नॉट और t⁻⁻1। कार्य का देख सकते हैं kgm स्क्वायर है, s-2j, इसके बाद ml² t⁻²। कोणीय वेग का रेडियन हो गया m नॉट l नॉट t नॉट। ये बहुत ईजी, आराम से आप याद रख सकते हैं। शक्ति की बात करें तो जूल वाट होता है, ml² t⁻⁻1 है। बल आघूर्णन का बात करें तो न्यूटन मीटर, ml² t² है। गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन होता है m1 tq और lq और t इनवर्स। इसके बाद यंग गुणांक की बात करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर है, ml इनवर्स t²। आगे हम देख लेते हैं इसका, तो बहुत सारे दिया गया वो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो तो दोस्तों ये सब आप अपना स्क्रीनशॉट करके वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं इसका जो इम्पोर्टेंट होती है, ये सारे याद रख लीजिएगा आप इम्पोर्टेंट, जैसे कि वेग और चाल का जो समान होता है, वेग चाल का सेम होता है, ये याद रखिएगा आप। बल भार और बल का देख सकते हैं ये सेम होता है। फ्लैंक गुणांक और कोणीय गुणांक या देख सकते हैं सेम है। कोणीय गुणांक और वेग प्रत्यावर्तन का देख सकते हैं। संवेग का देख सकते हैं आप। ऊर्जा कार्य आप घूर्णन का देख सकते हैं सेम होता है। दाब प्रतिबल त्याग गुणांक का ये सेम होता है। इसी तरह इतना का देख सकते हैं ml -1 t² होता है, ये देख सकते हैं। अपेक्षित घनत्व ये सारे आप देख सकते हैं। अब हम अदिश और सदिश राशि पे चलते हैं, क्योंकि ये चार्ट है जो आप वीडियो पॉज करके आराम से अपना रीड कर सकते हैं। अब हम इसके बात कर ले तो सदिश राशि यानी कि वेक्टर, ऐसे भौतिक राशि जिसकी दिशा और परिणाम हो उसे सदिश राशि कहते हैं, यानी कि जिसका डायरेक्शन भी हो और उसकी परिणाम भी हो, तो वो होगी आपकी सदिश राशि। यह साधारणतः बीजगणित के नियमों को पालन करती है। सदिश राशि सदिश राशि की बात करें यानी कि वेक्टर की बात करें तो विस्थापन, वेग, एग्जाम्पल में विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, बल हो गया, इसके बाद आवेग हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया, ये सब देख सकते हैं। अदिश का देख सकते हो ऐसे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम हो पर उसकी दिशा ना हो, जैसे साधारणतः देख सकते हैं इसके नियम का पालन नहीं करता है, यानी कि साधारणतः बीजगणित इसका पालन नहीं करता है। एग्जाम्पल में द्रव्यमान, इसके बाद कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, दाब, आयतन, दूरी, ताप, धारा, ये सारे जो है आपको अदिश राशि का एग्जाम्पल है। और सदिशों को जोड़े को त्रिभुज का नियम कहते हैं, जैसे RHL R=LA+AB, ये देख सकते हैं। अब आगे हम लोग भी देखते हैं, तो आगे सदिश के जोड़ों को समांतर चतुर्भुज के नियम से, यदि कोई दो सदिश A और B एक दूसरे के कोण थीटा पर हो तो उस परिणाम में होगा R होगा A² B² + 2AB √ है। देख सकते ये हो गया, ये आप देख सकते हैं -1 cos थीटा से छोटा होगा और -1 से छोटा और +1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। सर रेखीय गणित देख सकते हैं, ये वन लाइनर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लगेगी, यानी कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहलाती है। जब शरीर के सीधा रेखा में चलती है तो सरल रेखा कहलाती है। आवर्त की गति के प्रकार होती है सरल लोलक गति और एक समान वृत्तीय गति, जैसे झूला की गति, घड़ी की सुई, पेंडुलम, ये सब होते हैं। वस्तु किसी मध्य स्थिति में आगे पीछे चलती है तो उस दोहराए स्थिति को दोलन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी को दूरी कहते हैं। इस पर किसी वस्तु द्वारा तय की गई छोटी दूरी को विस्थापन कहते हैं, यानी कि विस्थापन, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर दूरी तय करना है, तब ये ऐसे भी जाकर यहाँ जा सकते हैं, ये ऐसे भी करके यहाँ जा सकते हैं, लेकिन विस्थापन ये होगी डायरेक्ट आपको यहाँ चला तो ये इसी विस्थापन कहते हैं। और आगे हम बात कर ले इसकी, तो गति की दर को एक इकाई के किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी कहलाता है।
तो इसकी चाल कहलाता है, यानी कि दूरी कहलाती है। जैसे चाल का ऐसा मात्रक होता है मीटर सेकंड होता है। चाल की कुल दूरी कुल लिए समय के औसत चाल का कुल दूरी या कुल लिए के समय का औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। निश्चित दिशा में गति करने वाली वस्तु को चाल को वेग कहते हैं। तो दोस्तों इसी तरह 2 पेज खत्म होगा और तीसरी पेज आपकी ये रही। तीसरी पेज के बाद आपको क्वेश्चन मिलेगी, तो वो आप क्वेश्चन आपको लगाइएगा। तो औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, देख सकते हैं, यानी कि ये आपकी दूरी हो गई, ये आपकी वेग विस्थापन, यानी कि विस्थापन में कम समय लगता है। दोस्तों आगे बात कर ले तो प्रति इकाई समय की वेग में परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। वेग की दिशा त्वरण सकारात्मक त्वरण होती है, वेग की विपरीत दिशा त्वरण ऋणात्मक त्वरण होती है। जब वस्तु समान समय अंतराल में वेग के समान परिवर्तन के एक साथ सीधी रेखा चलती तो एक समान त्वरण होता है। जब किसी वस्तु का वेग असमान दर से बदलता है तो असमान त्वरण होता है। मूल रूप से गति वस्तु किसी का उदाहरण है तो एक समान का उदाहरण है। भारी यातायात वाहनों के किसका उदाहरण है तो असमान त्वरण का उदाहरण है। आगे हम बात कर ले तो आगे है वेग और विस्थापन के बीच खींची गई तब उसकी ढाल दर्शाता है औसतन त्वरण दोहराते हैं। न्यूटन की गति के नियम की क्या विशेषता है? सभी गति के नियम को सरल रेखीय एक समान पर आधारित होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लिख बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आदित्य रंजन सर ने ये बुक अपने लिखा है तो अच्छे से लिखा है। इसमें आपको एक बार रीड कर लीजिएगा, अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों हम कुछ फिजूल बातें नहीं करते और आपको अच्छे से आपको उसको रीड करवाते हैं। यानी कि किसी वस्तु को एक ही अवस्था में रहने की प्रकृति परिवर्तन को जड़त्व होती है। जड़त्व किससे समानुपाती है तो द्रव्यमान के। किसी वस्तु का द्रव्यमान किससे मापा जाता है तो जड़त्व से मापा जाता है। किसी पिंड को अपनी एक समान गति से स्वयं बदलने की असमर्थता को कहलाती है जड़त्व के गति की जड़त्व नियम। किसी पिंड को अपनी आराम स्थिति से बदलने की असमर्थता को क्या कहता है? आराम से जड़त्व के रूप में जाना जाता है। किसी पिंड में अपनी गति की दिशा को बदलने की समर्थता क्या होती है? दिशा की जड़त्वता होती है। एक ऊंची छलांग लगाने से पहले कुछ दूरी दौड़ता है ताकि क्या हो? गति के जड़त्व की लंबाई छलांग में मदद हो, यानी कि जितने अच्छे दौड़ करेगा उतने अच्छे लंबाई ले पाएगा। एक धावक की अंतिम रेखा पार करने के बाद क्यों दौड़ता है? क्योंकि गति को दौरान रखने के लिए, यानी कि गति को दौरान रखने के लिए, इसलिए अचानक रुकने पर आपको गिर सकते हैं, चोट लग सकता है, इसलिए उसको थोड़ी दूरी तक दौड़ा जाता है। कुछ एग्जाम्पल है तो कुछ उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। यानी कि चलती बस से अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ये सबको पता है, ये जड़त्व के नियम है। इसके बाद देख सकते हैं रुके हुए वाहन को अचानक हिलने पर यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, ये भी जड़त्व के नियम है। कालीन पे डंडे से पीटने पर धूलकण बाहर निकलता है, वो भी देख सकते हैं। पेड़ पौधे के शाखाओं हिलने से पत्तियां गिरती है, जड़त्व के नियम। जड़त्व के नियम यानी कि जड़त्व के उदाहरण है, जड़त्व के नियम के देख सकते हैं। बल की परिभाषा किस नियम से कही जा सकती है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम। जब खड़ी बस चलने लगती है तो उसमें खड़े यात्री पीछे की ओर गिर जाता है। निम्नलिखित में से कौन से नियम? तो न्यूटन की गति का नियम पहला नियम है, जिसे जड़त्व के नियम भी कहते हैं, न्यूटन की गति के पहला नियम भी कह सकते हैं। अभिक्षु वस्तुओं को स्थिर रहने के लिए एक ही वेग पे गतिशील रहने की प्रवृत्ति कहलाती है। गति की प्रथम नियम क्या है? गति की प्रथम नियम क्या है? जड़त्व के नियम को गति की प्रथम नियम भी कहते हैं। गति की पहला समय का है वेग और समय के बीच का संबंध होता है। वेग और समय के बीच के क्या होता है? संबंध होता है। इसके बाद गति का पहला नियम है, जैसे v बराबर u प्लस at होता है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है। जैसे v अंतिम वेग, u आरंभिक वेग, a हो गया सेशन और t हो गया आपकी त्वरण हो गया। और आगे हम लोग देखें तो आगे न्यूटन गति की दूसरा नियम है, जो बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन भी बनते हैं इससे। तो न्यूटन गति का दूसरा नियम स्थिर समय के बीच के संबंध को बताता है, यानी कि कोई स्थिर है तो स्थिर रहेगा जब तक उस पर बाहरी फोर्स नहीं लगा जाए। गति के दूसरा नियम होता है एस बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, जिसमें एस हो गया तय की दूरी, u आपको आरंभिक वेग, t त्वरण, a त्वरण और t समय हो गया। बल के सूत्र किस नियम से प्रतिपादित करते थे? न्यूटन के दूसरे गति के नियम से बल के नियम प्रतिपादित होती है, यानी कि प्राप्त होती है। किसी वस्तु को संवेग में परिवर्तन दल को बल की दिशा लगाए गए हैं
असंतुलित बल समानुपातिक होती है गति के दूसरे नियम से। किसी वस्तु को संवेग में परिवर्तन केवल बल के परिणाम निर्धारित नहीं होता है, न्यूटन का दूसरा नियम देख सकते हैं, यानी कि गति के दूसरे नियम। क्रिकेट में जब कोई शतरक्षक तेज गति से आती हुई गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथों को पीछे खींच लेता है और गेंद पकड़ लेता है, गति के दूसरे नियम की तरह। इसमें आप गति के दूसरे नियम का उदाहरण यहाँ दिया गया है, तो कुछ उदाहरण आप देख लीजिए गति के दूसरे नियम के लिए। ये जो आपको पिंक कलर में देखेंगे ना, वो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है, किसी भी एग्जाम में आपको ज़्यादातर ये पूछा है। टेनिस गेंद में तुरंत क्रिकेट की गेंद से अधिक चोट लगता है, टेनिस गेंद की तुलना में क्रिकेट गेंद से ज़्यादा चोट लगता है। गद्दे की तुलना में फर्श पर गिरने से चोट अधिक खतरा होता है, यानी कि चोट लगने का अधिक खतरा है। ऊंची या लंबी कूद से ज़मीन में खोदकर हल्का कर दिया जाता है ताकि चोट कम लगे, यानी कि खुरदुरा बना दिया जाता है। बड़ी कील अधिक गहराई तक ठोकने के लिए हथौड़ी से वार अधिक किया जाता है। अब आवेग के बारे में पढ़ते हैं। आवेग और बल का गुणनफल कहलाता है, तो आवेग कहलाता है। आवेग मतलब J बराबर Ft होता है, यानी कि न्यूटन सेकेंड। आवेग कैसे मतलब न्यूटन सेकेंड होता है। उदाहरण अगर इसकी हम बात कर ले तो कुछ उदाहरण यहाँ दिया गया है जो कि आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। जैसे कि यदि कोई खिलाड़ी कैच लेना चाहता है तो वो अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि समय का मान बढ़ जाता है ताकि लगान गया बल कम हो जाता है। पीछे की तरफ लगा हुआ बल कम हो जाता है, जिससे कैच आसानी से पकड़ा जाता है। ये इसके उदाहरण है आपको न्यूटन के दूसरे गति के नियम, यानी कि जरूरत के दूसरे गति के नियम। इसके बाद सीमेंट के फर्श पे गिरने पर लगने वाले आदमी को रेत से टीले पर लगने वाली चोट से अधिक आवेग के कारण होता है, यानी कि आवेग सॉरी दोस्तों, इसमें आवेग के कारण जो चोट होती है वो कम होती है हाथ खींचने का। न्यूटन के तीसरे गति के नियम की बात कर ले तो न्यूटन के तीसरे गति नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। यानी कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक विपरीत दिशा में बल आरोपित करती है। यह न्यूटन के तृतीय गति के नियम के दर्शाए। न्यूटन के किस नियम तो तृतीय गति नियम। प्रत्येक क्रिया बल के एक समान विपरीत प्रतिक्रिया बल लगती है, जो कि न्यूटन के तीसरे गति नियम है। जब एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर समान विपरीत बल लगाती है, उस स्थिति न्यूटन के तीसरे गति है। न्यूटन का कौन सा नियम बल के प्रकृति प्रकट करते हैं तो न्यूटन के तीसरे गति के नियम बल के प्रकृति को प्रकट करता है। और इसका उदाहरण दे ले, अगर तीसरे गति नियम का उदाहरण देख ले तो एक महिला कुएं में पानी निकाल रही है तो रस्सी टूटने से पीछे गिर जाती है। इसके बाद गोली चलने पर बंदूक से झटका लगने से चोट लगता है। तैरने पर पानी का टकराव, नाव में कूदने पर नाव को पीछे की ओर चलना, रॉकेट उड़ने का भार। गति के तीसरे समीकरण v बराबर v² प्लस 2as, ये कोई फॉर्मूला सब याद रखिए, डायरेक्ट पूछेगा। गति और विश्राम का विरोध करता है तो पहला नियम विराम करता है। और आगे देख ले संगठन के बारे में, यानी कि संघटीय। तो संघटीय में क्या दिया गया है यहाँ देख सकते हैं। संघटीय कितने प्रकार की होती है, ये 3 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष संघट, अप्रत्यक्ष संघट, पूर्ण प्रत्यक्ष संघट, पूर्ण अप्रत्यक्ष संघट। तो पहला देखते हैं प्रत्यक्ष संघट। जिस गति से टकराए उसी गति से वापस आ जाए उसे आपको काइनेटिक एनर्जी संरक्षित करते हैं, उसे होते हैं संघटित, यानी कि EI होता है। और जिस गति से टकराता है उस गति से वापस नहीं आते हैं उसे कम गति में लौटता है, तो काइनेटिक एनर्जी इसका होगा काइनेटिक संरक्षित नहीं रहता है और गति की अपेक्षा होता है E छोटा होता है I से। पूर्ण अप्रत्यक्ष संघटन, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु से टकराए तो वह उस वस्तु से चिपक जाए और आपस में जुड़कर एक हो जाएगा, तो इस गति को चलने के लिए काइनेटिक एनर्जी नहीं होता और E बराबर 0 हो जाता है। आगे बात कर ले तो रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है, इसमें दिया गया। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो कौन सी सिद्धांत न्यूटन गति के तीसरे नियम के रूप में है, तो रेखीय संरक्षण सिद्धांत गति के तीसरे नियम के उदाहरण द्वारा समझाया जा सकता है। तो रेखीय संरक्षण नियम द्वारा समझाया जा सकता है। यदि किसी प्रणाली के कोई बाहरी असंतुलन बल कार्य नहीं करता है तो इस प्रणाली को कुल रेखीय संरक्षण कहते हैं। तो ये इसकी कुछ फार्मूला टाइप से है जो कि आप देख सकते हैं, हम इसमें थोड़ी कवर करेंगे बस। एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति की बात कर ले तो वृत्त जिस कण से गति स्थिर रहती है एक समान वृत्तीय गति है। बल कण के वेग संपूर्ण लगातार
किस गति पर कार्य करते हैं? एक वृत्तीय गति पर कार्य करता है। यदि कोई पिंड त्रिज्या r है, वृत्त के पथ पे चारों ओर बार घूम रहा है तो t सेकेंड में v वेग से प्रकार दिया है तो v बराबर 2πr/t हो जाएगा। किसी गति का अभिकेंद्र त्वरण की दिशा प्रत्यक्ष कण बदलती रहती है एक समान वृत्तीय गति पे। जब कोई पिंड एक समान गोलाकार गति करता है तो क्या बदल जाता है? तो प्रत्येक बिंदु पर दिशा होता है, यानी कि प्रत्येक बिंदु के केवल दिशा बदल जाता है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं एक समान वृत्तीय गति के दौरान परिवर्तन नहीं होती है तो वेग में परिवर्तन नहीं होगी, द्रव्यमान में होगी, गतिज ऊर्जा में आपकी परिवर्तन नहीं होगी, बाकी चीज़ में परिवर्तन हो जाएगी। और यहाँ अगर हम बात कर ले तो इसके बारे में यहाँ कुछ दिया गया, जैसे किसी वस्तु को वृत्त की परिधि के अनुदिश घुमाया या वृत्ताकार पथ पे मोड़ा जाए तो एक समान वृत्तीय गति होगी। एक वस्तु किस गति के दौरान अंदर की दिशा एक बल आघूर्ण करती है तो एक समान वृत्तीय गति। किसी स्थित एथलीट की गति अधिकतम त्वरित होती है जब वो वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ता है, यानी कि गोलीय त्वरक पर दौड़ेगा। वृत्ताकार गति के दौरान छंद्र बल को त्रिज्या का अनुदिश कार्य करता है, वो वृत्त की केंद्र होती है तो अपकेंद्रीय बल होती है। इसके बाद करें किसी वृत्त पथ पर किसी वस्तु को निरंतर वेग के लिए कौन सा बल आरोपित होती है? और केंद्र के कार्य करता है तो अभिकेंद्रीय बल पे कार्य करता है, तो ये इसकी अभिकेंद्रीय बल का एग्जाम्पल है। अब सरल लोलक गति के बारे में देख ले तो इससे क्वेश्चन अच्छा खासा आते रहते हैं कि वह गति जो निश्चित समय के अंतराल में बार बार दोहराया जाता है वो आवर्त होता है। वह गति जहाँ त्वरण विस्थापन समानुपाती होती है लेकिन विस्थापन को दिशा में त्वरण के विपरीत होता है उसे सरल लोलक वर्णन गति कहते हैं। एक दोलन को पूरा करने के लिए आवर्तकाल t होता है। आवर्त कैसा है? मात्रक सेकेंड होता है। प्रति इकाई समय दोलन की कुल संख्या आवर्त की आवर्त होता है। आवर्त बराबर 1/आवर्त यानी कि टी। आवर्त कैसा है? मात्रक हर्ट्ज होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आवर्त कैसा है? मात्रक हर्ट्ज होता है। यदि द्रव्यमान m है तो कोई पिंड L से लटकाया जाता तो आवर्तकाल क्या होगा? तो 2π√I/g। इसके बाद आगे हम लोग देख लें तो जैसे देख सकते हैं पेंडुलम, डोलर, मास सबके बारे में यहाँ दिया गया है फिगर में। तो दोस्तों इसमें देखिए यदि एक या एक से अधिक व्यक्ति झूले पर झूल रहे हैं तो काल नहीं बदलता क्यों? मतलब झूले पर झूले एक से दूसरे तो क्यों नहीं बदलता? तो आवर्त लोलक द्रव्यमान m पर निर्भर नहीं करता, यानी कि द्रव्यमान मास पर निर्भर नहीं करता। यदि कोई लड़की झूले पर बैठकर झूला झूल रही है और वो खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल कम हो जाती, क्यों? प्रभावी लंबाई की कमी के कारण हो जाती है, कारण झूला झूलना तेजी हो जाती है, उल्टा होने की विपरीत घटना हो जाती है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान इसलिए होता है क्योंकि आवर्त अनंत होता है। यदि गर्मी के दिनों में पेंडुलम की लंबाई बढ़ जाती के कारण क्या होता है? उसकी अवधि बढ़ जाती है और पेंडुलम धीमा हो जाता है। जैसे जैसे गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बढ़ता है आवर्तकाल घटेगा ही। तो दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर थी जो कि फर्स्ट चैप्टर देख लिया। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो कुछ क्वेश्चन है आपको हम करवा देते हैं। अगर आपको आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। जो पहला मात्रक विमा गति नियम है ये चैप्टर हम पूरी पढ़ ली है। अब इसके जो क्वेश्चन है वो हम करवाते हैं आपको। तो क्वेश्चन को जो आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आप में से किसी भी स्टूडेंट को अगर पता हो तो आंसर जरूर कीजिए। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, यानी कि ऋणात्मक त्वरण किस विपरीत दिशा में होती है? तो इसका सही आंसर वेग है। जब आप 1 इंच को बदल देते हैं तो वो कितनी सेंटीमीटर बन जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2.54 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों इसमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इससे आपको ही फायदा होगा और आपको ही रिवीजन होगी। यदि कोई पिंड त्रिज्या r वृत्ताकार पर के चारों ओर बार घूमती है तो t सेकंड में वेग क्या होगी? तो इसकी ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, जो हम पढ़ाए थे v बराबर 2πr/t होता है। चौथे नंबर क्वेश्चन है, एक ऊंचाई छलांग लगाने पर ऊंची छलांग लगने से कुछ देर दौड़ना ताकि लंबाई छलांग से जुड़ जाए तो उसका लाने में मदद करती है। तो ऑप्शन 4 का ऑप्शन ज़रूर आप लोग बताइएगा। ऑप्शन 4 का क्या होगा? तो ऑप्शन 4 का ऑप्शन नंबर सी आपकी सही होगी, यानी कि गति। 5वां है, यदि ऊपर की ओर फेंकी गई किसी वस्तु का आरंभिक वेग 14 मीटर पर सेकंड है तो वस्तु को उच्चतर त्वरण क्या होगी? तो दोस्तों ये आपकी न्यूमेरिकल है जो आप बनाइएगा। ऑप्शन इसका हम ए नंबर बोलते हैं, ए नंबर इसकी सही आंसर है, यानी कि
1.43 सेकेंड होती है, 1.43 सेकेंड इसकी सही होगी। इसी तरह आप सारा क्वेश्चन बनाइएगा, जो ऑब्जेक्टिव है मैं दिखा देता हूँ, वो आपको बस पढ़ के सुनाता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी सारी क्वेश्चन देख सकते हैं, यानी कि अगर हम इधर से बात कर ले तो ये सारे जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल आप बना सकते हैं, तो न्यूमेरिकल आप जरूर बनाइएगा। तो 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, उधर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे ये सारे न्यूमेरिकल आप बनाइएगा। अब 9 नंबर में थ्योरी पे है तो वो हम आपको पढ़ के सुना देते हैं। तो दोस्तों 9 नंबर में दिया गया 2 सेकेंड के लिए त्वरित कार केवल 1 सेकेंड के लिए त्वरण वाली कार को दूरी के लिए गुना कर एक समान त्वरण के साथ आराम से, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 होगा। वायुमंडल के दाब मापने के निम्नलिखित किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडल दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर आपको डी होगी, यानी कि बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर डी बैरोमीटर हो जाएगा। 11 नंबर देख लेते हैं। तो दोस्तों 11 नंबर में क्या दिया गया है, यानी कि समय t1 और t2 के बीच में वेग आपसी घनत्व क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि त्वरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसकी त्वरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसकी त्वरण हो जाएगा। आगे बात करें 12 नंबर। तो 12 नंबर में क्या दिया गया? तो ये भी न्यूमेरिकल है, जिसकी ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएगी इसकी सही आंसर। आपको ऑप्शन नंबर बता देते हैं, आप क्वेश्चन आप बनाइएगा। इसके बाद 13 नंबर देख सकते हैं। तो 13 नंबर में क्या दिया गया है? तो जब किसी कार की गति दुगुना कर दी जाए तो उसे रोकने के कितना गुना अधिक दूरी लगती है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 गुना लगती है। 14 के बाद के नीचे दिए गए उपकरणों को किसने चली गई दूरी को विस्थापन या परिणाम समान होते थे? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, यदि कार वृत्ताकार पथ पर गमन कर रही है। ऑप्शन नंबर 15 हम बात कर ले। तो दोस्तों अगर हम 14 नंबर में ए होगी, यदि कार सीधी सड़क पे गमन करे। 15 के बाद के लिए किसी पिंड को वेग में स्वरूप कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि वेग के समान गति दिशा को नियत रहती, दोनों दिशा नियत रहती। 16 में बोले एक समान तरल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण के दौरान दौड़ने वाली एक कार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। ऑप्शन नंबर डी होती है। दोस्तों आप लोगों से लगे किसी को कि आंसर मैंने गलत बताया तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और क्वेश्चन आपको हम बता दिए और इसका पूरा हल भी दिया गया है, यानी कि कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल है तो न्यूमेरिकल कैसे बनाना है। तो दोस्तों यहाँ से वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हैं टोटल जो 16 क्वेश्चन है, टोटल 16 क्वेश्चन के व्याख्या दिया। तो दोस्तों आज ये पहला दिन था, पहला दिन आपको हम सारा चीज़ जो भी इसकी थी पहला चैप्टर को कंप्लीट किए, रेलवे की सामान्य विज्ञान भौतिकी। अब कल इसकी दूसरे चैप्टर मिलेगी, आपको दूसरे अध्याय पढ़ाएंगे, वीडियो ऐसे ही लंबा हो जाए। तो दोस्तों आइए हम कल के वीडियो में आपको मिलेगा। और वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। आपको लगे कोई भी गलत चीज़ मैं बोला हूँ मॉडिफिकेशन यानी कि मॉडिफाई करना है, उसको बदलना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। हम आगे के वीडियो में सुधारने की जरूर कोशिश करेंगे। ये हमारी पहली वीडियो थी जिसके लिए हम बना रहे, हम खुद भी पढ़े, आप लोग के साथ शेयर करके भी पढ़ना चाह रहे हैं। और कल की जो हमारी चैप्टर रहेगी बल और बल की प्रकार रहेगी, जो कि दूसरे दिन, ये टोटल 26 दिन की टारगेट है, 26 दिन में ये हमको साइंस ख़त्म करना है। तो दोस्तों वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।